हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज। बेसिकली ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जीपेट एग्जामिनेशन में। ये जीपेट एग्जाम के हम अभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, क्योंकि देखो आना सारा सिलेबस हर एग्जाम का सेम है, तो टॉपिक्स भी सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी उनसे लगभग लगभग सेम ही बनेंगे। हो सकता है कि जो आपका डिफिकल्टी लेवल हो वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपकी जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, वो यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है, 4 सेट में हुए थे। देन हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 3 सेट हो चुके हैं। आज हम चौथा सेट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2013 जीपेट एग्जाम में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट्स टू डैश डैश ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है। हमारी जो सेल्स है उनके बाहर से क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, सबको पता है ना। और वहां पे आपका क्या होता है, उस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स है आपके, उनके बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इंसर्टेड होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसका क्या रोल है, ठीक है। पहले ही आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये थोड़ा सा क्या है, आप बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल है। इसके जो आपका राइट आंसर इवन दो आपका दिया गया है, लेकिन अभी आप खुद भी आप एनालाइज करोगे कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे करेक्ट है। तो इनमें से राइट आंसर को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, कोई सा भी आप सिलेक्ट करो वो राइट आंसर ही होगा। तो इसके लिए जहां तक मुझे आइडिया है, ये जरूर क्या किया गया होगा कि इस क्वेश्चन का जिसने भी कोई आंसर अटेम्प्ट किया होगा उसे मार्क्स मिल गए होंगे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इसे समझना जरूरी है ना। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी देता है कोलेस्ट्रॉल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी अगर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है ना, ये इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है आपका, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल इंसर्टेड है, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिजिडिटी या फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, तो कम होने के केस में क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज्यादा रिजिड होने के चांसेस होते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है आपका, कोलेस्ट्रॉल एक फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है कि मेम्ब्रेन ज्यादा रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो। और सेम अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा जब भी रहता है तो क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लूडिटी की उसमें आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल उस टाइम पे क्या करता है, मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल का ड्यूअल फंक्शन है, ये आपका क्या करता है, फ्लूडिटी भी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रॉल अपने आप को वो प्रॉपर्टी आपकी मैस्ट सेल मेम्ब्रेन को दे देता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, और बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये फ्लूडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। यानी कि दोनों इफेक्ट इसके होते हैं, समझ में आ गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड थिंग क्या होती है कि हमें पता है कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ना, इसमें क्या होता है आपका, इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से आपका कोई भी आपका छोटा जो मॉलिक्यूल है, आप बोल सकते हो जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा हुआ है ना जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा है कि इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है हमारी उसमें पोर्स होते हैं,
उन पोर्स के थ्रू कोई भी छोटा मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाता है। ठीक हो गया? तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन अब क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है? इस केस में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं उनके परमिएशन को कंट्रोल करता है। ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि हर टाइप का वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल ऐसे न जा पाए। तो ये क्या कर रहा है, एकदम से आप कह सकते हो कि जो पोर्स हैं उनको और भी ज्यादा मिनिमाइज करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, बताया ना मैंने, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसी में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसकी एब्सेंस अगर ये होता नहीं तो क्या होता, आपके जो भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो पोर्स के थ्रू अंदर एंट्री ले लेते सेल की। अब क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस की वजह से ये जो आपकी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की इजीली जो एंट्री हो रही थी वो क्या हो रही है, आपकी रुक रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एक परमिबिलिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल ही होते हैं जो पोर्स के थ्रू अंदर एंट्री ले लेते हैं, एक्वस पोर्स के थ्रू, पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। परमेबिलिटी को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की परमेबिलिटी को बेसिकली। अब लास्ट बात आती है, जो लास्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑस्मोलैरिटी। देखो, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली तो ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल नहीं करता है कि आप कह दो कि डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो हमारे आयंस हैं या फिर आपके जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल इनकी एंट्री को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, यानी कि कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जानते हो ना, आयंस की वजह से ही, आयंस जो होते हैं उन्हीं की वजह से तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, आयंस अंदर एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर भी क्या है, आपके आयंस है, और सेल के बाहर भी क्या है, आपके आयंस है। तो जब इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, तभी तो आयनिक मूवमेंट होता है। आयंस अगर मान लीजिए अंदर कम है, अंदर आयंस की कंसेंट्रेशन कम है सेल के, और बाहर जो है आयंस ज्यादा है, तब जाके क्या होता है, आयंस का मूवमेंट क्या होता है, अंदर की तरफ होता है ना, यही तो होता है। अगर मान लीजिए जो आयंस है अंदर, आपका अंदर और बाहर जो इनका एक जो डिफरेंस है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो कभी भी ये मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे यही आपको ये क्लियर मैं बता रही हूँ कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो डायरेक्टली तो आपका कोलेस्ट्रॉल उसे कंट्रोल नहीं करता है, बट इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है ये, क्योंकि हमें पता है कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, आयंस के मूवमेंट को रोक रहा है एक तरीके से। जो आयंस अभी तक फ्रीली मूव करते थे, सेल के अंदर जाया करते थे, उन्हें ये रोक रहा है, बताया मैंने आपको, रोक रहा है। तो उसको रोकने की वजह से क्या हो रहा है, आपका वो जो ऑस्मोटिक डिफरेंस होना चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। जो वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका जो आयनिक मूवमेंट हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑस्मोलैरिटी पे भी क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। डायरेक्टली तो नहीं पड़ा कि डायरेक्टली कुछ किया हो, बट आयन, क्योंकि वो आयंस को मूव नहीं करने दे रहा है, तो आयंस ही कहीं ना कहीं वो ग्रेडियंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, अगर आप डीपर उसमें जाओगे तो ऑस्मोलैरिटी भी आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट करता है, बट डायरेक्टली नहीं करता है, तो इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अब बात ये आती है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसे आप उसे करेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई हो कि ये बोला गया हो कोलेस्ट्रॉल डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डॉट डॉट ऑफ बायोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो वहां पे हालांकि ये सारे ही कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ऑस्मोलैरिटी इनडायरेक्टली आपका होता है, तो ऑस्मोलैरिटी एक करेक्ट ऑप्शन वहां पे आपका बन सकता था अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कौन सा आपका ऐसा है जो आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट नहीं करता है किस प्रॉपर्टी को, तो वहां पे ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन 100% मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तो कर ही रहा है ना। ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अदरवाइज ये सारे ऑप्शन ही आपके सही हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया है आपका 2013 में, तो बच्चों ने जिसने आपका कोई सा भी ऑप्शन आपका करा होगा, तो आपको सबको मिल गए होंगे इक्वल मार्क्स, है ना, जो भी स्टूडेंट होंगे अपेयरिंग, तो सबको ही मिले होंगे। तो ये ध्यान में रखना आपने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। अब चलिए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी 2013 में ही आपका आया है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एजेंट दैट कैन बी गिवन ओनली आईवी फॉर हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें हमें उस एजेंट को यानी कि उस ड्रग को आपको सिलेक्ट करना है जो केवल इंट्रावेनस रूट से दी जाती है फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट फेलियर सबको पता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हार्ट फेलियर क्या है, जब आपका हार्ट का काम जो है वो नहीं कर पा रहा है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। और पंपिंग कब होती है, जब आपके हार्ट की जो मसल्स हैं आपकी बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब हार्ट में आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी जाके आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। और एओर्टा थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट आपका ब्लड को सप्लाई करता है, आपको पता है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन सबको पता होनी चाहिए। अगेन बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक क्या है और हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट अटैक जो होता है आपका हार्ट पे अटैक हो रहा है, इसका मतलब बार बार आपका हार्ट को सप्लाई करने वाली जो हमारी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लॉकेज आ रही है। उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और उसकी वजह से हार्ट के जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वहां पे जो हमारी सेल्स है वो डाई कर जा रही है। ठीक है, सेल डेथ हो जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट हार्ट अटैक में ही इंसान की डेथ हो जाए। बिकॉज हार्ट अटैक में क्या होगा, आपका सपोज स्टार्टिंग में आपकी ब्लॉकेज आई, वो ब्लॉकेज पे डिपेंड करेगा। अगर ब्लॉकेज हल्की है तो कुछ पार्ट ऑफ हार्ट जो होगा वो आपका डैमेज होगा। ठीक है, बाकी का जो आपका एरिया है, जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं, तो वो पंपिंग करेगा। हालांकि उतना इफिशिएंट नहीं होगा लेकिन स्टिल पंप कर रहा है ब्लड। ठीक है, तो इंसान सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रही है, कोरोनरी आर्टरी बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, तो बहुत लंबे टाइम के लिए आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ज्यादा एरिया में आपकी ब्लड सप्लाई कट हो चुकी है, तो उस केस में आपका सारी जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हार्ट बिल्कुल तरह से फेल हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट फेल होना। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक का ही कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपका हार्ट फेलियर है। जब मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते हैं तो उसके बाद ही आपका क्या होता है, हार्ट फेल कर जाता है, यानी कि वो पंप करना ही बंद कर जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हार्ट फेलियर के लिए देखो मेडिसिन मैंने बहुत सिंपली आपको बताई हुई है। जब हार्ट फेलियर मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में, तो मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको पता है आपके हार्ट पे पहले से ही लोड है बहुत ज्यादा, ठीक है, पहले से ही हार्ट अटैक की वजह से आपकी जो हार्ट की जो सेल्स हैं वो पहले से ही आपकी क्या हो रही है, उनकी डेथ होती जा रही है। बहुत कम एरिया ऑफ हार्ट ऐसा है जो आपका अभी आपका एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो हम क्या कोशिश करते हैं बताओ, जब कोई चीज हमें पता है पहले से कमजोर है तो हम क्या उस पर ज्यादा लोड डालने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम ट्राई करते हैं कि हार्ट पे किसी भी तरीके से ऐसे इंसान को जिसे हार्ट फेलियर है, ऐसे इंसान को हम कम से कम उसके हार्ट पे कम से कम लोड डाले, यानी कि जो ब्लड उस पे जा रहा है वो भी कम हो। ठीक है, उसका प्रेशर कम हो और उसे जो ब्लड को पंप करना पड़ रहा है वो भी कम करे। जरूरी नहीं है कि जितना एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वही उसका भी हो, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यही ट्राई करते हैं कि पहली बात तो हार्ट के पास ब्लड आपका क्या जाए, लिमिटेड अमाउंट में जाए, बिल्कुल प्रेशर के साथ ना जाए। ठीक है, धीरे धीरे जाए। और दूसरी बात, जो हार्ट को अगर ब्लड पंप करना पड़ रहा है तो वो भी आपका, क्योंकि कम ब्लड आएगा तो ऑब्वियसली कम प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, तो हार्ट भी कम प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि हार्ट पे हमें लोड को कम करना है, जिसे हम प्री लोड या आफ्टर लोड भी कहते हैं। ठीक है, प्री लोड क्या होता है, जिस टाइम पे हार्ट बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जब उसमें ब्लड फिल हो रहा है, उस टाइम पे वो कितना प्रेशर है उस ब्लड का, ठीक है, उसे हम प्री लोड कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उसी प्रेशर के साथ ब्लड आपका हार्ट में भी जाएगा, तो लोड जो होगा हार्ट का, जो प्री लोड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा प्रेशर आपका फील हो रहा है आपका ड्यूरिंग डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स है, उसमें ब्लड आ रहा है, ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, तो आप कह सकते हैं प्री लोड ज्यादा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम जिस टाइम पे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसे बहुत ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है टू एम्प्टी दैट ब्लड, उसको अपने ब्लड को बाहर पंप करने के लिए अगर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आफ्टर लोड ज्यादा है। ठीक है, फिलिंग के टाइम पे जो प्रेशर है वो प्रीलोड को बताता है, जब एम्पटाइंग होती है हार्ट की उस टाइम का जो प्रेशर है वो आफ्टर लोड को बताता है। तो हमारा एम होता है हार्ट फेलियर के केस में कि हम प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। तो अब बात ये आ रही है कि इसके लिए मेडिसिन क्या यूज होती है आपकी, तो ऐसी ही मेडिसिन यूज करोगे जो आप कह सकते हो कि
कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करे। आप नहीं चाहते हो आपका हार्ट पहले से वीक है, बहुत ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत फोर्सफुल होंगे तो हार्ट पे अगेन आपका क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और हार्ट फेल हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हार्ट से हमें कम से कम काम करवाना है, यानी कि जो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसे हमें कम से कम रखना है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि जैसे कैल्शियम आयन है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो वो हमें मतलब हमें ये ट्राई करना है कि जो एसए नोड और एवी नोड से जो इम्पल्स आ रही है वो भी आपकी क्या हो, कम कम इम्पल्स एक टाइम पे जनरेट हो, सो दैट आपका हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो। तो इम्पल्स में हमें जनरली काम करना पड़ता है। तो हम कौन कौन सी मेडिसिन को हम यूज करते हैं, हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। हम डायूरेटिक्स देते हैं सो दैट ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, क्योंकि डायूरेटिक डायूरेसिस कराएंगे, यूरिन ज्यादा निकलेगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से हमारी मल्टीपल मेडिसिन है, हम वैसोडाइलेटर्स देते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें, सो दैट अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाए, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, तो अब जो हार्ट पे जब ब्लड जाएगा वो कम प्रेशर के साथ जाएगा, यही तो हम चाहते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डायरेक्ट हार्ट पे काम करती हैं, जो इंजेक्शन के फॉर्म में जिनकी बात हो रही है, आईवी के फॉर्म में देते हैं, कि डायरेक्टली आपने देखा होगा लास्ट में, मूवीज में आप देखते हो, लास्ट में अगर किसी का हार्ट फेल हो गया तो एकदम से इंजेक्शन लगाते हैं हार्ट में, है ना। वो इंजेक्शन होता है आपका एड्रेनलिन का, ठीक है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन या डोबिटामिन, डोबिटामिन का भी इंजेक्शन लगता है, वो भी मैं भी बताऊंगी आपको। तो ये इंजेक्शन आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम हार्ट फेलियर को ट्रीट कर सकते हैं। तो मेन एम जो हार्ट फेलियर के पेशेंट में हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीलोड को कम करना, पहली बात तो, और दूसरा आफ्टर लोड को कम करना, कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलोड आफ्टर लोड को दोनों को कम करने का तरीका ये है कि एक तो आप ब्लड वेसल्स पे काम करो, आप ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करो, दूसरा आप जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसे कम करने की कोशिश करो, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अल्टीमेटली किस वजह से हो रहा है, जब ऐसे नोड से इम्पल्स आती है तभी तो आपकी जो वेंट्रिकल्स की वॉल एवी नोड से होते हुए, बंडल ऑफ हिल्स परकिंजे फाइबर से होते हुए इम्पल्स जब वेंट्रिकल की वॉल पे पहुंचती है तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो आप इम्पल्स पे काम कर सकते हो, है ना। तो इम्पल्स बनने से आप रोक सकते हो, इम्पल्स को जो आपकी बहुत ज्यादा जो इम्पल्सिस कंडक्शन हो रहा है उसे आप रोक सकते हो। तो इम्पल्स आपको पता है कि किन आयंस की वजह से बनती है, सोडियम की वजह से बनती है, पोटेशियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से। तो इन चैनल्स को ब्लॉक कर दो तो इम्पल्स आपकी क्या होगी, कम से कम बनेगी, इम्पल्स की फायरिंग नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो लिमिटेड होगा, बिल्कुल खत्म नहीं करना है, लिमिटेड करना है। तो अब यहाँ पे आ जाओ कि आईवी से कौन सी, इनमें से अब जो ड्रग्स हैं, ठीक है, देखो बताते चलती हूँ एक एक करके। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन क्या है, आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, पड़ा है, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या करेगा आपका, डिजॉक्सिन जनरली क्या करता है आपका, अगर किसी इंसान का क्या हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, ठीक है, हार्ट फेल हो रहा है, तो इसको आप ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम होना मत लिखो, क्योंकि वो एक रॉन्ग मैसेज चला जाएगा, इम्पल्स पे ही काम करते हैं, उससे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएंगे, कम होना गलत है, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा है तो उस केस में हमने पढ़ा है कि डिजॉक्सिन आप दे सकते हो। सबसे पहली चॉइस ऑफ ड्रग, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, भी मैं मेंशन कर दूंगी। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर हार्ट फेलियर क्या है, याद रखिएगा, एस इनहिबिटर, एस, 1 मिनट, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, क्योंकि आप जानते हो एस क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में नहीं बदलने देता है। एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है वो इस एंजाइम की वजह से बदलता है। एंजियोटेंसिन 2 ही होता है जो क्या करता है, आपको सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है और बीपी को बढ़ाने का काम करता है। और हम यहाँ पे चाहते नहीं है ना बीपी बढ़े, ठीक है, हमें चाहिए बीपी कम हो, इसलिए हम क्या देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर इज एस इनहिबिटर, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको बता भी देती हूँ, 1 मिनट आप रुकेंगे, इसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग पे एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आया, देखो 2012 में ही ये क्वेश्चन आया है।
तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी पूछी है हार्ट फेलियर के लिए, जिसने आपका है शोन डिक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन, इंप्रूव सिम्टम्स एंड डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एस इनहिबिटर जो कि फर्स्ट चॉइस ड्रग है, जिसके देने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुआ था, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं पेशेंट इसकी वजह से उसे भी कम किया, सिम्टम्स को इम्प्रूव किया, और जो डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हार्ट फेलियर एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रेस करती है ना, अगर आप उसे ट्रीट नहीं करोगे तो अभी कुछ सेल्स डेड हुई हैं, फिर कुछ और होंगी, है ना, तो उसमें भी इसने आपका एस इनहिबिटर ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो 2012 का क्वेश्चन है। तो देखिए, डिजॉक्सिन देते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिजॉक्सिन जो दी जाती है आपकी, ये ओरल रूट से देते हैं जनरली। ठीक है, ओरल रूट से आप दोगे डिजॉक्सिन को। ठीक, जो डिजॉक्सिन क्या करता है, पढ़ाया है मैंने, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो आपका है वो क्या हो जाएगा आपका, जो कॉन्ट्रैक्शन अगर हार्ट फेल किसी का हो रहा है, हार्ट जब फेल हो जाता है तो क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं, है ना, तो वहां पे आप डिजॉक्सिन क्या करता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ताकि हार्ट की जो मसल्स जो बची हुई हैं, जिनमें भी सेल्स आपकी लाइव हैं, खत्म नहीं हुई हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो, क्योंकि अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो पंप करने का काम है हार्ट वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, सारा ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सबको पता है ना। तो ये ध्यान में रखना है, डिजॉक्सिन ओरल रूट से दी जाती है। क्विनिडीन अगेन ये भी आपकी क्या दी जाती है, ओरल रूट की ही है आपकी। क्विनिडीन कहाँ पढ़ी है आपने भाई, सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये। ठीक है, तो ये भी हम क्या करते हैं, ये भी ओरल रूट से ही दी जाती है। एमियोडारोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी ओरल रूट से दी जाती है। डोबिटामीन, डोबिटामीन जो है आपकी, ये आपकी आइनोट्रोपिक ड्रग है। आइनोट्रोपिक मतलब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, और इसे देते हैं हम आईवी रूट से। ठीक है, तो आईवी रूट से मैं और भी मेंशन कर देती हूँ कौन कौन सी आपकी ड्रग है। सबसे पहली लूप डायूरेटिक, ठीक है, फ्यूरोसमाइड, ठीक है, ये आपकी फ्यूरोसमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड, ये दोनों ही ड्रग आपकी ओरल और आईवी दोनों रूट से दी जाती है। तो पहली तो चॉइस हो गई आपकी, अगर हम आईवी की बात कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड ड्रग्स है, कौन कौन सी हो गई, एक तो डायूरेटिक हो गई लूप डायूरेटिक, सेकेंड हो गई वैसोडाइलेटर जिसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आता है, इसे भी हम क्या करते हैं आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। दूसरे जो है आपके वैसोडाइलेटर जैसे हाइड्रोलाजीन है, ये हमारा ओरल दी जाती है। ठीक हो गया, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वैसोडाइलेटर आ गई। आइनोड्रॉप्स में आ जाती है कौन सी, डोबिटामाइन हो गया, मिलरिनॉन हो गया, ये दोनों ड्रग्स हैं जो आपकी आइनोड्रॉप्स हैं, ये डायरेक्टली आपका क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, जो हमें हार्ट फेलियर में चाहिए। तो ये भी आपकी क्या हो गई, इसी में आ जाएंगी। और इसके अलावा आपकी जो लास्ट, जो आपने ज्यादा पॉपुलर सुनी भी होंगी, जो एड्रेनलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन या डोपामीन के जो इंजेक्शन लगते हैं डायरेक्टली हार्ट में, वो आईवी फॉर्म में, वो भी आपके आईवी फॉर्म में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग हैं जो आईवी के तौर पे दी जाती हैं, बाकी जितनी भी हमारी ड्रग्स यूज होती हैं फॉर हार्ट फेलियर वो ओरल रूट से दी जाती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा डोबिटामीन। डोबिटामीन आपकी एक ऐसी ड्रग है जो हमारी आईवी रूट से दी जाती है, बाकी की जो ड्रग है ये सारी ओरल रूट से दी जाती है। ठीक है, तो इनके जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो ध्यान में रखो, कौन कौन सी ड्रग है। ठीक है, चार्ट फॉर्म में बना लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, केवल 4 है, लूप डायूरेटिक, वैसोडाइलेटर्स उसमें भी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, थर्ड है आइनोट्रॉप जिसमें आ गया आपका डोबिटामीन और मिलरिनॉन, और फोर्थ है आपकी वैसोप्रेसर्स जो कि आपकी बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं इमीडिएट बेसिस पे, वो कौन सी है आपकी, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन कह लीजिए, एड्रेनलिन ज्यादा दी जाती है, एड्रेनलिन, और दूसरी डोपामीन। ठीक है, याद कर लेंगे, ये आईवी रूट से आप देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2012 जीपेट एग्जाम में। ठीक है, 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, Which one of the following drug has positive inotropic and negative chronotropic effect? आपको वो ड्रग चूज करनी है जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी ड्रग जो आप पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बोल रहे हो इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव आइनोट्रोपिक बोला होता तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा होता।
एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक मतलब होता है हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं, हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो तीन टर्म्स का मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन यहाँ पे भी मैं उन्हें मेंशन कर देती हूँ। तो तीन टर्म्स आपको याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो इनसे रिलेटेड होती है, आपकी हार्ट से रिलेटेड। आप देखोगे पहला है आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है, दूसरा है आपका क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है, और लास्ट है आपका ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। चलिए इन तीनों इफेक्ट को देख लो, पढ़ा है तो आसानी से आप बता दोगे। आइनोट्रॉपिक इफेक्ट किसको बताता है, आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, फोर्स ऑफ, एक मिनट साइड रखते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को बताता है आपका। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट आपके हार्ट रेट को बताता है, हार्ट रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, कम होगा तो नेगेटिव है। ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट किसको बताता है, ये बताता है रेट ऑफ कंडक्शन को, ठीक है, रेट ऑफ कंडक्शन यानी कि जो इंपल्स कंडक्शन हो रहा है उसे ये बताएगा, तो किस रेट में आपका इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। अगर आप जानते हो कि इंपल्स बहुत जल्दी कंडक्ट हो रही है, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी से वेंट्रिकल वॉल तक अगर बहुत फास्ट कंडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि उतना ही ज्यादा कार्डियक आउटपुट आएगा। तो अल्टीमेटली आपको बहुत जगह रेट ऑफ कंडक्शन या फिर इसको कार्डियक आउटपुट से भी आपका कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए ये तीन इफेक्ट हमारे ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। कुछ आपकी जो ड्रग्स है, अब ध्यान रखो कि जो भी बीटा 1 रिसेप्टर मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये क्या करते हैं आपके बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होके, ठीक है, बीटा 1 से बाइंड होके क्या करते हैं, आपका इन तीनों को बढ़ाते हैं। पढ़ाया था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और आपका रेट ऑफ कंडक्शन, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। तो यानी कि अगर बीटा 1 के साथ बाइंडिंग हो रही है तो ये तीनों ही इफेक्ट क्या होंगे, आपके बढ़े हुए आएंगे, ठीक है। तो देखो डोपामीन, डोपामीन का अगर मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है तो डोपामीन मैंने आपको बताया है कि ये भी बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू बीटा 1 एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। तो बीटा 1 के थ्रू जो जो रेस्पॉन्स एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करते हैं, डोपामीन भी करता है। तो बीटा 1 यानी कि डोपामीन क्या करेगा, आपका सबको बढ़ाएगा, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाएगा, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक दिखाएगा, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाएगा। तो डोपामीन तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमसे नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक की बात की जा रही है तो इसे छोड़ेंगे। तो डोपामीन दिखाता है, इसे ऐसे कर देते हैं। इपिनेफ्रिन, अगेन इपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन एक ही बात है, ये भी बीटा 1 से बाइंड होकर सबको बढ़ाता है यानी कि पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है। इसको छोड़ रही हूँ। आइसोप्रेनालिन आपको पता है ये भी बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो ये भी बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होके इन तीनों को क्या करता है, आपका बढ़ाता है, पॉजिटिव आएगा इफेक्ट, ठीक है। डिजॉक्सिन, इससे रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने कार्डियक ग्लाइकोसाइड पढ़ाए थे तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपसे यही बोला था कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो कैसे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन से अलग है। वो इसी जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन होते हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, रेट ऑफ कंडक्शन, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारा डिजॉक्सिन है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, बाकी हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट को ये नहीं बढ़ाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव उन्हें कम कर सकता है, उन्हें बढ़ाएगा नहीं, लेकिन इसका मेन जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, आपका केवल पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो डिजॉक्सिन को याद रखेंगे कि जो डिजॉक्सिन है हमारा, ये केवल आपका पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट या फिर रेट ऑफ कंडक्शन को ये कम करेगा। इसीलिए देखो अब क्वेश्चन में आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि हार्ट रेट को कम करना। तो ये डिजॉक्सिन की प्रॉपर्टी है, बाकी के सारे सब में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। केवल डिजॉक्सिन ही ऐसा है जो केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। बाकी जो इफेक्ट है वो नेगेटिव में जाएंगे, हार्ट रेट को ये कम करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत किसी भी तरीके से बहुत मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, डिजॉक्सिन। बाकी के सारे
सारे फैक्ट को आपका पॉजिटिव मैनर में लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2012 जो जीपेट एग्जाम हुआ है उसमें ये आया हुआ है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग इनहिबिट पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। यानी कि आपको वो एंटी अरिथमिक ड्रग का पता लगाना है जो इन तीनों चैनल्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है। आपको जब मैंने एंटी अरिथमिक ड्रग पढ़ाया था और इवन इससे पहले सेट में जब हमारे अरिथमिया के क्वेश्चन आए थे तो वहां पे मैंने आपको पूरा एक बता दिया था क्लासिफिकेशन और समझा दिया था पूरा अरिथमिया। तो जो आपका ड्रग्स है वो कैसे बनी हुई है, ऑब्वियसली बात है अरिथमिया क्या होता है, रिदम का चेंज होना है ना, हार्ट की रिदम का चेंज होना। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो हार्ट की रिदम है वो इन आयंस की वजह से ही तो है, जो इंपल्स जनरेट हो रही है, जितनी ज्यादा इंपल्स जनरेट होगी उतना ही ज्यादा रिदम आपकी क्या होगी, चेंज होगी। अगर बहुत जल्दी जल्दी इंपल्स जनरेट हो रही है तो इसका मतलब रिदम भी उतनी ज्यादा आपकी चेंज होगी और उसकी वजह से ये अरिथमिया आपको देखने को मिलता है। तो हमारा मेन एम क्या होता है, इन चैनल्स को ब्लॉक करना है ना। 4 क्लास हमने पढ़ी है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हम यूज करते हैं अरिथमिया के ट्रीटमेंट में। तो हमसे ये पूछा जा रहा है सॉरी, कौन सी ऐसी एंटी अरिथमिक ड्रग है जो इन तीनों चैनल्स को ब्लॉक करती है। यानी कि है तो ये एक क्लास में इसका नाम दिया जाता है लेकिन ये दूसरी क्लास के फंक्शन को भी शो करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ आ जाओ, क्यूनेडिन। क्यूनेडिन सबको पता है क्या है, आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, फर्स्ट क्लास आती है, क्लास 1। ठीक है, लिग्नोकेन भी आपकी क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम चैनल ब्लॉकर जो आपकी उसमें भी आपका सेकंड जो आपका क्लास होती है वो आती है। फ्लिकेनाइड भी आपकी क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, थर्ड क्लास में आता है ये सोडियम चैनल ब्लॉकर की जो सब क्लास है। एमियोडारोन, एमियोडारोन क्या है आपका, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जो इनकी क्लासेस बनी हुई है, पढ़ाया है मैंने। तो आपको पता होना चाहिए कि एमियोडारोन जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आती है, लेकिन ये क्या करती है, आपकी पोटेशियम चैनल को तो ब्लॉक करती ही है, साथ में ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है और आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एमियोडारोन। ठीक है, एमियोडारोन। और इसके अलावा एक और आती है ड्रग, सोटेलॉल, वो बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है। बीटा ब्लॉकर जो कि सेकंड क्लास है एंटी एरिथमिक ड्रग की, जिसे हम बोलते हैं सोटेलॉल। ठीक है, बीटा ब्लॉकर है ये सोटेलॉल भी क्या करता है आपका, क्लास सेकंड। बीटा ब्लॉकर तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकेज भी शो करता है। तो सोटेलॉल भी है बीटा ब्लॉकर, लेकिन पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। तो इन दोनों के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रख सकते हो, एमियोडारोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन साथ साथ में कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, लेकिन इसे रखते किस कैटेगरी में है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी में। सेम विद बीटा ब्लॉकर सोटेलॉल, सोटेलॉल बीटा ब्लॉकर है लेकिन पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, ध्यान रख लेंगे। चलिए, ये आपसे पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमियोडारोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में। ठीक है, ये 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, आई थिंक कौन से सेट में है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अगेन आया है 2011 में भी। which one of the beta blocker, BB रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा ब्लॉकर को, has been shown clinically to reduce mortality in patient of symptomatic heart failure। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा बीटा ब्लॉकर ऐसा है, क्योंकि चारों बीटा ब्लॉकर ही है, लॉल लगा हुआ है बीटा ब्लॉकर को बता रहा है ये। तो कौन सा बीटा ब्लॉकर ऐसा है जो आपका हार्ट फेलियर के पेशेंट में आपका मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, जो क्लिनिकली प्रूवन है। ठीक है, तो अगर मैं आपने अगर पहले सेट्स पढ़े हैं तो वहां पे मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि कौन से ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हार्ट फेलियर में आपके जो आपका मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं, यानी कि एक इफेक्टिव आपका प्रूवन हुए हैं। ठीक है, क्लिनिकली प्रूवन है। तो उसमें आपकी 2 मैंने इंक्लूड की थी, आज मैं एक और आपको इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट है हमारी कार्विडिलॉल। ठीक है, कार्विडिलॉल आपकी फर्स्ट ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है जो आपकी यूज होती है। दूसरी आपकी आती है मेटोप्रोलॉल, और मेटोप्रोलॉल में भी मैंने आपको बताया था एक टार्ट्रेट है, एक सक्सिनेट है। तो सक्सिनेट यूज होता है, सक्सिनेट एस्टर।
ठीक है, मेटोप्रोलॉल, सक्सिनेट, और लास्ट है जो अभी आज ऐड कर रही हूँ मैं, बिसोप्रोलॉल। बिसोप्रोलॉल भी आपका इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 आप ड्रग उसमें ऐड कर लेंगे, पहले मैंने 2 बताई थी, इसे भी आप ऐड कर लेंगे, बिसोप्रोलॉल को भी। तो ये 3 बीटा ब्लॉकर्स ऐसी हैं। कार्बिडोलॉल कौन सी है भाई? बीटा ब्लॉकर विद अल्फा 1 सिलेक्टिविटी, पढ़ा है ना, जो बीटा को तो ब्लॉक करती ही है, बीटा रिसेप्टर को, बट अल्फा 1 को भी ब्लॉक करती है साथ में, तो वो कार्बिडोलॉल है, लेबिडोलॉल के साथ जो आती है। मिटोप्रोलॉल कौन सी है आपकी? ये बीटा 1 सिलेक्टिव है आपकी, ठीक है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, तो केवल बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ कम हो जाएगा। और बिसोप्रोलॉल ये भी आपके कार्डियो सिलेक्टिव में ही आती है, ठीक हो गया। तो ये 3 ड्रग हैं जो आप दिमाग में बैठा लेंगे कि ये हार्ट फेलियर में आपकी बहुत अच्छी प्रूव हुई है, ठीक है, मोर्टेलिटी को, जो डेथ रेट है उसे कम करने में। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में दिखती है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन में देख लो क्या आ रहा है, कार्बिडोलॉल आ रहा है, तो कार्बिडोलॉल राइट आंसर है, ठीक हो गया। तो ये मैंने पहले ही बताया है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, रख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये तीनों के नाम याद रखो, कार्बिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल में भी मेटोप्रोलॉल, सक्सिनेट। अब कभी ऑप्शन में आ गया मेटोप्रोलॉल टार्टरेट भी दिया हुआ है, सक्सिनेट भी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है केवल सक्सिनेट जो डेरिवेटिव है वो ही आपका यूज होता है, इफेक्टिव है, और बिसोप्रोलॉल। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगेन 2011 जीपेट एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैप्डोमाइलोसिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच क्लास ऑफ ड्रग। रैप्डोमाइलोसिस एक कंडीशन है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी ड्रग ऐसी है, क्लास ऑफ ड्रग है जो जिसके साथ ये आपका एक एडवर्स इवेंट है जो होता है, ठीक है। तो आंसर बहुत सिंपल है, हमारी स्टैटिन्स जो हमारी ड्रग है, स्टैटिन जो कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, जब भी लिपिड प्रोफाइल आपका बिगड़ जाता है, आपका हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, स्टैटिन्स को ज्यादातर एलडीएल के लिए ही से ज्यादा यूज किया जाता है। तो इनके इसके साथ ये प्रॉब्लम है। अब पहले से समझ लेते हैं, ये प्रॉब्लम खाली रैप्डोमाइलोसिस समझ लेने से तो काम नहीं चलेगा, पता भी होना चाहिए कि रैप्डोमाइलोसिस होती क्या है और कौन सी सिचुएशन है या कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे ट्रिगर करते हैं। मेडिसिनली तो आपको पता चल गया कि ये स्टैटिन्स का है साइड इफेक्ट, ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे। तो रैप्डोमाइलोसिस मतलब क्या होता है? मसल्स का ब्रेकडाउन। अगर आपकी स्केलेटल मसल्स का रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी मसल्स बहुत जल्दी जल्दी आपकी ब्रेक कर रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रैप्डोमाइलोसिस। तो जनरली होता क्या है, जब मसल्स ब्रेक होंगी तो मसल्स के अंदर क्या है बताओ, स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या है, आपका प्रोटीन है, मायोग्लोबिन है, ठीक है, मायोग्लोबिन होता है, क्रिएटिनिन काइनेज होता है, बहुत सारे आपके आयंस होते हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, आपके ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आपका मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेक होके जो भी आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, किडनी में फॉर फिल्ट्रेशन। लेकिन जो ये मायोग्लोबिन होता है ना, जो आपका स्केलेटल मसल के ब्रेकडाउन से रिलीज हुआ है, ये क्या करता है, जो हमारा किडनी का जो फिल्टरिंग सिस्टम है, जो ग्लोमेरुलर आपका आप बोल सकते हो ग्लोमेरुलर एपरेटस है, वहां पे क्या करता है, क्लॉक कर देता है, जैसे छलनी सी है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका सारा ब्लड छन रहा है ना, यूरिन उसी से तो बनता है, तो वो क्या करता है, उस छलनी को जो वो आपका यूज हो रहा है उसको ही क्या कर देता है, क्लॉक कर देता है, छलनी को ब्लॉक कर देगा। तो अब होगा क्या बताओ, अब आपकी जो आपका फिल्टर, किडनी का जो फिल्टरिंग सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है ड्यू टू मायोग्लोबिन, तो क्या होगा, अब आपका ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगा, ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और इस कंडीशन को जब आपका फिल्टरिंग सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, क्योंकि आपका जो किडनी का जो काम है वही नहीं हो रहा है, तो वो जो क्लॉगिंग हुई है उसकी वजह से क्या हो गया, रीनल फेलियर हो गया। समझ रहे हो, तो कितना आपका सीवियर हो सकता है रैप्डोमाइलोसिस, समझ रहे हो कि स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, स्टैटिन्स की वजह से हो रहा है, और भी फैक्टर्स होते हैं। अब वो ब्रेकडाउन की वजह से जो मायोग्लोबिन बन रहा है वो आपका किडनी की जो आपका फिल्टरिंग सिस्टम है उसे ब्लॉक कर दे रहा है, वहां पे जो उसके फिल्टरिंग के जो आपका स्ट्रेन है, जिसकी छलनी है जिसके थ्रू आपकी स्ट्रेनिंग हो रही थी, फिल्ट्रेशन हो रहा था, उन्हें ब्लॉक कर दिया है, समझ आ गया, तो किडनी फेलियर हो गया। तो ये रैप्डोमाइलोसिस है, ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो। अब तो ये ब्रेकडाउन और किस किस वजह से हो सकता है वो भी मैं दे देती हूँ आपको, फैक्टर कभी अगर पूछ लिया जाए तो एक हो सकता है डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या होता है, आपका रेब्डोमाइलोसिस होती है, ध्यान रखिएगा। कैसे होती है? डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी में वॉल्यूम वाटर नहीं है तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो स्केलेटल मसल में जो ब्लड सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, और ऑर्गन्स में तो होगा ही होगा जो होगा, मैं स्केलेटल मसल्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, स्केलेटल मसल्स ब्रेक डाउन होने लगेगा। क्यों? उसकी जब सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड एनर्जी मिल ही नहीं रही है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो वो टूटने लग जाएगा ना। तो डिहाइड्रेशन से कैसे होगा, समझ में आ गया? ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, स्केलेटल मसल को कम ब्लड मिला, कम न्यूट्रिशन मिला, कम ऑक्सीजन मिली, तो वो टूटना स्टार्ट हो गई, फर्स्ट थिंग। दूसरा होता है आपका हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की वजह से भी होता है। अगर मान लीजिए आपका जो कोर टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो 40 डिग्री सेल्सियस से अबव चला गया है, बहुत ज्यादा आपका हीट स्ट्रोक इसी को तो बोलते हैं जब हीट बढ़ जाती है बॉडी की, ठीक है। तो अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है, यानी कि जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो उस केस में क्या होने लगता है, वो टेम्परेचर क्या करता है, हमारी स्केलेटल मसल जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से हमारी स्केलेटल मसल्स टूटने लगती हैं, ब्रेकडाउन होने लगता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी खत्म होने लगती है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल्स टूट रही है। ठीक हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होना भी सही नहीं है, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक किसी को बोलते हैं। इसके अलावा आपका इंजरी की वजह से स्केलेटल मसल का ब्रेकडाउन हो सकता है, रेब्डोमाइलोसिस हो सकती है, ठीक है। रेब्डोमाइलोसिस दिमाग में बिठा लो, स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन। जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्केलेटल मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन, रेब्डोमाइलोसिस हो रही है। बट अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल स्टैटिन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेब्डोमाइलोसिस हो रही है। तो दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, जहां पे सिल्डेनाफिल की जगह ऑप्शन दिया हुआ था अल्कोहल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2006 में। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि 2 ईयर में पूछा गया है, केवल ड्रग को चेंज किया है। आंसर बिल्कुल सिंपल है, सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों को समझ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, पेशेंट टेकिंग नाइट्रेट शुड बी एडवाइज टू नॉट टेक सिल्डेनाफिल और अल्कोहल, क्योंकि दूसरे ईयर में पूछा गया था। दिस ड्रग इंटरेक्शन कॉज, ये जब दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है। तो ये आपको मैंने जब पढ़ाया था एंजाइना, एंटी एंजाइनल ड्रग, बहुत पहले ही बता दिया था कि जब भी आप अगर किसी इंसान को नाइट्रेट दे रहे हो, ठीक है, अगर किसी को एंजाइना है, चेस्ट पेन है, ठीक हो गया, एंजाइना के कारण मैंने सब बताए हुए हैं आपको। अगर किसी को हो रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस केस में हम नाइट्रेट्स देते हैं उसे, ठीक है, बहुत अच्छी ड्रग है। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि पर्सन अगर नाइट्रेट ले रहा है तो उसे सिल्डेनाफिल, जैसे सिल्डेनाफिल आपको पता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में दी जाती है, ठीक है। अगर किसी मेल को आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उस केस में सिल्डेनाफिल को दिया जाता है, क्योंकि सिल्डेनाफिल का काम क्या होता है, ये जो हमारी कॉर्पस कैवर्नोसम जो कि आपकी सेल्स है आपकी पीनेस की, वहां पे उन्हें क्या कर देता है, ये रिलैक्स कर देता है। तो बेसिकली होता क्या है, उस रिलैक्सेशन की वजह से वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से ही इरेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर किसी को इरेक्शन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, तो इसका मतलब वहां पे आपका ब्लड का फ्लो, आपके जो पीनल एरिया है वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। तो उस ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्डेनाफिल को प्रेस्क्राइब करते हैं, सो दैट ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो, इरेक्शन हो प्रॉपर, ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम थी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि नाइट्रेट दे रहे हो तो सिल्डेनाफिल नहीं दोगे। अब कारण क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स जनरली क्या करते हैं, नाइट्रेट्स क्यों दिए जाते हैं। एंजाइना के केस में क्या हो रहा है, आपका जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, वो या तो नैरो हो गई है, ठीक है, या तो उसकी नैरोइंग हो चुकी है, या फिर वहां पे कहीं ब्लॉकेज आ चुकी है। 2 ही कारण बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो हम दोनों ही केस में हम क्या चाहते हैं कि हम जो कोरोनरी आर्टरी है उसे डायलेट करें, सो दैट ब्लड की सप्लाई इंप्रूव हो जाए टुवर्ड्स दी हार्ट, यही तो चाहते हो। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारी ये सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है, उसकी सेल है ये। तो होता क्या है, जब हम किसी को, इंसान को नाइट्रेट देते हैं, सपोज आपने किसी को नाइट्रेट दिया एंजाइना के पेशेंट को, तो ये नाइट्रेट क्या करते हैं, सेल के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ये जो NO होता है ये क्या करता है, इस सेल के सरफेस में इस तरीके से हमारे पास एक एंजाइम है ग्वाइनाइल साइक्लेज, तो NO क्या करता है, ग्वाइनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, और ग्वाइनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होते ही सेल के अंदर क्या होता है, आपका साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ जाता है। पूरा पढ़ाया हुआ है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपकी जो ये सेल है, ठीक है, जो ये आपकी सेल है ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा रिलैक्सेशन हुआ, जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन आप बोल सकते हो, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हुआ, और वही रिजल्ट है आपका किस, इसकी वजह से क्या होगा, आपका वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है, वैसोडाइलेशन होगा। तो ये कौन सी सेल की बात हो रही थी, हमारी कोरोनरी आर्टरी में जो सेल है आपकी उसकी बात हो रही थी। तो मैं ओवरऑल कह सकती हूँ कोरोनरी आर्टरी की सेल मतलब हर सेल पे काम हो रहा होगा, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो गई, तो वैसोडाइलेशन अल्टीमेट रिजल्ट होता है ऑफ नाइट्रेट्स। आप देखो सिल्डेनाफिल क्या करता है, सिल्डेनाफिल क्या करता है, ये जो साइक्लिक GMP है ना, साइक्लिक GMP का डिग्रेडेशन होते रहता है सेल के अंदर, ठीक है, साइक्लिक GMP जो होता है 3' 5' साइक्लिक GMP में कन्वर्ट हो जाता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, आपका PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। यह हमारा एक एंजाइम है जो लगातार साइक्लिक GMP के लेवल को सेल के अंदर कम करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वैसोडाइलेशन है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होगा। और अभी हम क्या चाह रहे हैं, अगर एंजाइना का पेशेंट है तो हमें चाहिए कि साइक्लिक GMP ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहे। नॉर्मल केस में तो ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इसेंशियल है, क्योंकि ज्यादा डायलेशन भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एंजाइना का पेशेंट है तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक GMP अवेलेबल हो, तो उसके डिग्रेडेशन को भी रोकना हमारा काम बन जाता है ना। तो इसीलिए फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 डिग्रेड करता है, तो इसीलिए हमारा जो सिल्डेनाफिल है ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो साइक्लिक GMP की वजह से तो वैसोडाइलेशन हो ही रहा था, ठीक है, चाहे इसे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, कोरोनरी आर्टरी के कॉन्टेक्स्ट में ले लो, चाहे आप जो पिनाइल आपका जो पिनाइल जो आपकी कॉर्पस कैवर्नोसम है उसके कॉन्टेक्स्ट में ले लो, दोनों ही केस में हमारा वहां पे क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, ब्लड का फ्लो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, नाइट्रेट्स की वजह से, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल क्या करता है, देखो सिल्डेनाफिल इस एंजाइम को रोकता है, तो इससे क्या होगा, साइक्लिक GMP का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसके लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो वैसोडाइलेशन है वो क्या हो जाएगा, सीवियर वैसोडाइलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी तक अगर किसी इंसान को मान लो सिल्डेनाफिल आप नहीं दे रहे थे तो नाइट्रेट अपना काम कर रहा था, रिलैक्सेशन कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ साइक्लिक GMP का डिग्रेडेशन भी हो रहा था, वो कंट्रोल्ड मैनर में प्रोसेस चल रही थी। तो हाइपोटेंशन जो वैसोडाइलेशन हो रहा था वो कंट्रोल्ड वैसोडाइलेशन था, बहुत ज्यादा वेसल्स डायलेट नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, आपने जब सिल्डेनाफिल दे दिया तो सिल्डेनाफिल देने की वजह से क्या हुआ, ये एंजाइम रुक गया, तो साइक्लिक GMP लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया सेल के अंदर, तो जो वैसोडाइलेशन है वो नॉर्मल ना होके कैसा वैसोडाइलेशन हो जाएगा भाई, सीवियर वैसोडाइलेशन। तो यही आपका क्या है, इंटरेक्शन है, करते दोनों ही वैसोडाइलेशन है, मैकेनिज्म अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली साइक्लिक GMP लेवल ही बढ़ता है दोनों की वजह से और वैसोडाइलेशन होता है। लेकिन अगर दोनों को साथ में दे दोगे तो वैसोडाइलेशन कंट्रोल ना होके सीवियर वैसोडाइलेशन हो जाएगा, क्या बोल सकते हो, सीवियर हाइपोटेंशन, वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी ना, BP बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सीवियर हाइपोटेंशन, ठीक है। तो कभी भी नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल को साथ में इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये दोनों ही वैसोडाइलेशन करते हैं, जबकि हमें चाहिए कंट्रोल्ड मैनर में डायलेशन होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों ही सेम जगह पे काम करने वाली मेडिसिन आप दे दोगे तो वो डायलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि BP बिल्कुल ही ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, कोमा, डेथ, ठीक है, यही आपका अल्टीमेट रिजल्ट होगा। अब 2006 में सिल्डेनाफिल की जगह अल्कोहल दिया गया था, और अल्कोहल भी आपको पता है कि अल्कोहल क्या करता है, आपका जो हमारी सुपरफिशियल जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें तो कॉन्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन जो आपकी मेन जो आपकी बॉडी की जो लार्जर जो आर्टरीज हैं उनको क्या करता है, ये डायलेट करता है। मैंने जब अल्कोहल पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो अल्कोहल है हमारी जो सुपरफिशियल जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए अल्कोहल लेने के बाद जो आपके आर्मी में लोग होते हैं या जिनकी पोस्टिंग ऐसे एरियाज में होती है जहां पे बहुत ज्यादा क्या है आपका, आप बोल सकते हो बर्फ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। द रीजन इज
कि वहां पे क्या रहता है आपका, जो सुपरफिशियल, जो अल्कोहल लेने के बाद जो हमारी सुपरफिशियल जो आपकी स्किन में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि बॉडी से हीट बाहर ना जाए, ठीक है। लेकिन जो अंदर की जो लार्ज आर्टरीज हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, डायलेशन होता है, ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि हार्ट का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें 30 ml तक अप्रॉक्स आपका वो आपका अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करता है अल्कोहल, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी आ गई कि अल्कोहल की वजह से भी क्या होता है आपका, अगर हम बड़ी वेसल्स पे जाएं तो वेसो डायलेशन होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ने नाइट्रेट ले रहा है कोई और साथ में वेसो डायलेटर अल्कोहल भी कंज्यूम कर लिया है, तो उसके केस में भी सीवियर वेसो डायलेशन ही होगा और सीवियर हाइपोटेंशन ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एक में हो गए, ठीक है। तो अल्कोहल का ड्यूअल इफेक्ट पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल लेवल में कॉन्स्ट्रिक्शन है और जो इन अगर अंदर जाके देखोगे लार्जर आर्टरीज में तो वहां पे ये डायलेशन ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं के एग्जाम में। तो देखो क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजियोटेंसिन 2 इज करेक्ट, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बताया है मैंने पूरा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा डिटेल में बताया है कि लास्ट में जो एंजियोटेंसिन 2 बनता है आपका रेनिन की वजह से, वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको बताया था कि जब भी क्या होता है, अगर किसी हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है या फिर हमारी ब्लड वॉल्यूम कम होती है, तो हमारी जो किडनी की जेजी सेल है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या रिलीज करती हैं, रेनिन रिलीज करती हैं, बताया था, ठीक है। रेनिन रिलीज होता है कहां से, किडनी की जेजी जस्टाग्लोमेरुलर सेल से। और ये रेनिन क्या करता है आपका, रेनिन सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, रेनिन का काम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन को ये किस में कन्वर्ट करता है भाई, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट बनता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करता है, देखो ये एंजियोटेंसिन 2 इन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो कैसे करेगा, एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला काम क्या होता है, ये क्या करता है, एल्डोस्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। जो किडनी में ही आपकी क्या होती है, जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वहां से आपका एल्डोस्ट्रॉन रिलीज होता है। और ये एल्डोस्ट्रॉन क्या करेगा, एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। तो पहला तो काम एंजियोटेंसिन 2 ने ये किया। दूसरा काम ये क्या करता है, सारे पहले फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा काम करता है ये एक्टिवेट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हार्ट रेट बढ़ता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा कार्डियक आउटपुट या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ कंडक्शन बढ़ेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन यही करते हैं ना, बीटा 1 पे बाइंड होके ये हो गया। अब लास्ट आपका क्या होता है, एक और चीज होती है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो क्या हुआ देखो, एंजियोटेंसिन 2 बना, एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्ट्रॉन रिलीज करवाया सोडियम वाटर रिटेंशन में, यानी कि सोडियम और वाटर जो एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन के फॉर्म में उसे रोका गया एल्डोस्ट्रॉन की मदद से। और अगर सोडियम वाटर रिटेंशन होगी तो क्या होगा, देखो सोडियम जो कम था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होगा, सोडियम का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाएगा और वाटर के रिटेंशन की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ था वो भी आपका क्या हुआ, बढ़ गया। तो दोनों प्रॉब्लम हो गई ना, ठीक, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से ये सब चीजें भी आपकी आपका क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। वो भी हमारा क्या है, ठीक है, हो गया। अब तीसरी बात ध्यान में आपने क्या रखनी है कि जब ये आपको देखो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, आप कह सकते हो, है ना। तो ये दोनों की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ में ये भी हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो होता क्या है, जब भी हमारा देखो किसी भी ऑर्गन में आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी मसल बिल्डिंग क्यों होती है एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि आप जितना ज्यादा वर्कआउट करते हो उतना ज्यादा मसल्स पे आपका क्या होता है, आपका आप बोल सकते हो स्ट्रेन पड़ता है या फिर उसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है आपकी मसल्स को ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आपकी मसल्स खुद ब खुद क्या होती है, वहां पे आपका
हाइपरट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है, नई नई सेल्स बनती है, मसल का मास बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से आप कहते हो ना कि बाइसेप आ गए, ट्राइसेप आ गए, समझ रहे हो? तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हो, मसल्स आपकी ज्यादा काम कर रही है। तो सेम आपके हार्ट के साथ भी होता है, हार्ट को आप ज्यादा काम करवाओगे तो हार्ट की मसल्स भी अपने लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करना फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। आपके जो वेंट्रिकल है, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन झेलता है? आपके वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो वेंट्रिकल्स फटाफट क्या करते हैं, अपनी जो उनकी जो आपकी आप बोल सकते हो जो मसल्स है, ठीक है, जो आपकी मायोसाइट्स है, वहां पे क्या होने लगता है? हाइपरट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने मास को बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इतना ज्यादा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, साथ ही आपका ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है, तो मेरे पास ब्लड बहुत ज्यादा आने वाला है। तो उसे झेलने के लिए मुझे अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपने वॉल की थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो ये वो हार्ट ने क्यों किया? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए किया, ठीक है, अपने को बचाने के लिए किया। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ इसका? जब वेंट्रिकल्स की जो मास होता है, जो मसल्स होती हैं, जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन वाली जो पावर होती है ना, वो डिमिनिश हो जाती है। हार्ट ने किया अच्छे के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इफेक्ट ये आया कि हाइपरट्रॉफी हुई, मसल जो वेंट्रिकल थे उसने अपनी थिकनेस को बढ़ा लिया अपने को बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? वो थिकनेस की वजह से अब वेंट्रिकल्स आपके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ना, उसकी वजह से फिर क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, है ना? तो ऐसा होते होते अगर आपकी वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा हो जाए तो वेंट्रिकल्स फेल भी हो जाते हैं, बहुत टाइम वेंट्रिकल पंप करना ही छोड़ देते हैं, जो हार्ट फेलियर का कारण बन जाता है। समझ रहे हो? तो हार्ट पे इसीलिए ज्यादा लोड नहीं देना होता है, समझ गए? तो होगा क्या अल्टीमेटली? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हुआ। एक और चीज हुई जिसे आपने क्या बोल दिया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मायोसाइट या वेंट्रिकुलर, कोई भी बोल दो, मैंने वेंट्रिकल का एग्जांपल लिया। ये आपके पूरे हार्ट में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा हार्ट इस चीज को झेल रहा है। सबसे ज्यादा जो झेल रहा है वो कौन है? आपका वेंट्रिकल है, लेकिन एट्रिया में भी ज्यादा ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में भी ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो पूरा ही हार्ट अपने आप को क्या करेगा? आपका रिमॉडल करने की कोशिश करेगा, अपनी थिकनेस को बढ़ा देगा, और फिर थिकनेस बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, कम होने लगेगी। ठीक हो गया? तो आ जाओ, अब क्या क्या आपके स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं। डिक्रीज द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नहीं, ये तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। डिक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत है, हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स है वो आपकी क्या होती है? आपकी बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। कॉज मायोसाइट हाइपरट्रॉफी, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसकी वजह से जो मायोसाइट है उनमें हाइपरट्रॉफी आ जा रही है, ठीक है। डिक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है, ये एल्डोस्ट्रॉन रिलीज को बढ़ाता है ना कि घटाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है? मायोसाइट हाइपरट्रॉफी कॉज करता है। तो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आई होप अब आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? ये भी आपका 2011 में ही आया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विच वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टू इंक्रीज एचडीएल, सॉरी, एचडीएल को बढ़ाने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सी होगी? मैंने ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एचडीएल जो आपको पता है, दो टाइप के लिपोप्रोटीन आपके बेसिकली है, आपके गुड और बैड, और ये एचडीएल जो होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या है? गुड लिपोप्रोटीन है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को खींच के बाहर लाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा तो टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, जो हम चाहते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो हम यही चाहते हैं, है ना। तो एचडीएल को बढ़ाना हमारा मेन एम होता है, और बेड जो लिपोप्रोटीन है उन्हें हमें कम करना होता है, जिसमें एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, इवन आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उन्हें भी कम करना होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना होता है, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एचडीएल को कौन सा ज्यादा अच्छा बढ़ाता है। हालांकि थोड़ा बहुत हर कोई बढ़ाएगा एचडीएल को, लेकिन होता है ना एक स्पेसिफिक ड्रग है जो क्या करती है? एचडीएल को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो देखो वन बाय वन मैं पहले सबको बता देती हूँ। स्टैटिन बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें एलडीएल के लेवल को कम करना होता है,
ठीक है। हालांकि ये एचडीएल के लेवल को बढ़ाती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें मैं एक टिक लगा रही हूँ, यानी कि इतना बढ़ाती है, ठीक। नियासिन में आ जाओ। नियासिन जो होती है ये स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड के लिए यूज होती है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो। और साथ ही साथ ये क्या करती है, एचडीएल को के लेवल को बहुत अच्छा बढ़ाती है। तो मैं लगा रही हूँ उसमें ट्रिपल टिक, देखो ये कितना अच्छा बढ़ा रही है, ठीक है। एजिटिमाइब की मैं बात करती हूँ, तो एजिटिमाइब मैंने बढ़ाया हुआ है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब आप खाना खाते हो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना आपका, वो ये नहीं होने देता है। तो एजिटिमाइब टोटली किसको कम करने का काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। बाकी पे इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉपुलर है, आपने सुना होगा। ये आपके इम्यून फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, ठीक है, बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, अगर किसी की आईसाइट वीक है उसे भी इंप्रूव करता है। तो बहुत अच्छा ये आपका फैटी एसिड है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ये भी जनरली ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए यूज होता है। हालांकि ये एचडीएल के लेवल को भी बढ़ाता है, लेकिन वही बात है कि इतना ज्यादा नहीं बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है वो है फिब्रेट। फिब्रेट्स भी आपकी एक कैटेगरी है। तो फिब्रेट जनरली क्या करते हैं आपके, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत अच्छा आपका कंट्रोल करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड अगर किसी का कम है तो फिब्रेट सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एचडीएल के लेवल को भी ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, लेकिन नियासिन के बराबर तो नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने नियासिन में देखो 3 टिक लगाए हैं या 2 लगाए हैं। तो आपके पास अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम है बहुत ज्यादा, और साथ में उसका एचडीएल भी कम है, तो वहां पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिब्रेट्स, क्योंकि फिब्रेट्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छे होते हैं कम करने के लिए, और एचडीएल को भी नायसिन की तरह नहीं तो फिर भी उसके इक्विवेलेंट थोड़ा आगे पीछे इसे भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। जबकि आप देखोगे जो हमारा क्या है, नियासिन है, नियासिन भी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता है। अगर फिब्रेट से कंपेयर करोगे तो ये ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे मैं 2 टिक लगा देती हूँ, ठीक है। तो करता है लेकिन इतना नहीं करता। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है जहां पे ट्राइग्लिसराइड बहुत आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है, साथ में एचडीएल भी कम है, तो आप क्या दोगे, फिब्रेट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, लेकिन एचडीएल आपका क्या है, कम हुआ है, तो वहां पे आपका जो मेन आप दोगे वो नियासिन ही दोगे। नियासिन सबसे अच्छा होता है फॉर एचडीएल इंप्रूवमेंट, ठीक हो गया। एलडीएल को कम करना है तो स्टैटिन यूज करो, अगर आपका एचडीएल को इंप्रूव करना है तो आप नियासिन को यूज करो, अगर ट्राइग्लिसराइड को इंप्रूव करना है, उसे कम करना है, तो आप फिब्रेट्स को यूज करोगे। और एजिटिमाइब तो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल पे ही काम करता है, ओमेगा 3 भी ट्राइग्लिसराइड को ही कम करता है, ठीक है। एचडीएल को भी करता है, बट सबसे अच्छा एचडीएल के लिए कौन है भाई, नियासिन है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के सेट के। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है 2010 जीपेट एग्जामिनेशन में। तो क्या पूछा जा रहा है, ड्रग का नाम दिया हुआ है एलिस्कैरिन, एलिस्कैरिन एक्ट बाय, ठीक है। एलिस्कैरिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एलिस्कैरिन कैसे काम करता है, तो एलिस्कैरिन ध्यान में रखो, एलिस्कैरिन क्या करता है, आपका रेनिन को रिलीज नहीं होने देता है, ठीक हो गया। क्या करता है ये, रेनिन को, रेनिन कहां से रिलीज होता है, किडनी में जो हमारी जेजी सेल है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल है, वहां से ये रेनिन रिलीज होता है। अभी हमने प्रीवियस जो आपका था उस क्वेश्चन में देखा था कैसे रिलीज होता है आपका। तो वो रेनिन का जो रिलीज हो रहा है ना, एलिस्कैरिन क्या करता है, उसे रोक देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन आप कहीं भी आप सीधे देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, इनहिबिट रिलीज ऑफ रेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आपसे पूछा गया है। एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कौन नहीं बदलने देता है, एस इनहिबिटर्स नहीं बदलने देते हैं। 82 जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर से कौन नहीं बाइंड होने देता है, एआरबीज, एंजियोसेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स नहीं बाइंड होने देते हैं। इनहिबिट एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के एक्शन को कौन इनहिबिट करते हैं, आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एलिस्कैरिन का याद रखिए, एलिस्कैरिन नाम से रीन आ रहा है ना, रेनिन, ठीक है, इसको वैसे ध्यान रखो आप, रेनिन से रिलेटेड है, ये रेनिन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये थे आज के सेट के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेट में हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, इसके सेट ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो लास्ट सेट अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए।
आप इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन अब आए आपके, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो वो आपको आना चाहिए, इसीलिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में इसीलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।